जी बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। FAR 2 के लिए बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। कंफर्म कीजिएगा तो बच्चे फिजिकली बैठे हुए हैं। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनका FAR 1 पास है? यकीन है बाकियों ने भी दिया होगा। क्या हो गया बेटा? FAR 2 की क्लास है, FAR 1 की यहाँ पे होगी। हाँ जी, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कंफर्म कीजिएगा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो FAR 1 पास करके बैठे हैं? है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है, सब अवेयर हो। आप TC की स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते थे आप लोग? बेटा, FAR 2 का पेपर देने के लिए ICAP की रेस्ट्रिक्शन तो आपको पता ही है कि जब तक आपका FAR 1 का पेपर क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक आप FAR 2 का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब क्लासेस दे सकते हो लेकिन पेपर दे नहीं सकते। वजह, ICAP कहता है इस पॉलिसी को लाने के बाद हमें FAR 2 के अंदर रिजल्ट ड्रास्टिक चेंज होता हुआ महसूस हुआ है। और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी FAR 1 पास करके बैठा हुआ है, अब FAR 2 में अपियर होने जा रहा है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं और वो इजीली पास कर सकता है बनिस्बत उसके जिसका अभी तक FAR 1 नहीं निकला। वो बेचारा अभी तक इसी में उलझा पड़ा है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है मामला। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ FAR 2 की बातचीत शुरू कर रहा हूँ कि जितने लोगों ने भी FAR 1 का पेपर दिया है, अल्लाह ताला इसके टाइम में कामयाब कर दे आपको और इसी बार आप FAR 2 को दे सको। पहले बेटा, पेपर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक FAR 1। यहाँ पर भी ICAP ने 100 मार्क्स के पेपर को 9 क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है। और FAR 1 की तरह ये 9 क्वेश्चन वो दो पार्ट में आपसे पूछते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। सेक्शन B ये लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। सेक्शन A में एक क्वेश्चन MCQ का लाजमी आएगा। जिस तरह FAR 1 में आता है एक क्वेश्चन MCQ का, इसी तरह FAR 2 में भी एक क्वेश्चन MCQ का लाजमी आएगा। अभी क्योंकि ICAP ने नई स्कीम की अप्रूवल नहीं दी है, लिहाजा अभी ये हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं सितंबर, ये ओल्ड सिलेबस पर ही होगी। अगर ये सिलेबस चेंज होता तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो पहले FAR 2 में होते थे, अब शफल्ड होके वो FAR 1 में जा रहे हैं। और कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो पहले CA में होते ही नहीं थे, वो अब आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज, वर्ड सुना होगा आपने। क्लाइमेट चेंज दुनिया में होता जा रहा है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। इसका अकाउंटिंग में अलग से एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। अगर किसी कंट्री में क्लाइमेट चेंज है और वहां पर आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, इसके कुछ स्पेशल डिस्क्लोजर जाते हैं। ठीक है सर, कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से कंपनी क्या काम कर रही है। ठीक है दोस्त, लेकिन बहरहाल अभी इतना पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आप पहले ये देख लेते हैं कि सर हमारा सिलेबस है क्या और कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टीचर ने आपको पढ़ाने। यहाँ बेटा दो टीचर आपके पास इन्वॉल्व हैं। सर अबील के पास कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन मेरे पास है। हम दोनों मिलकर आपके सिलेबस को टाइमली बेस पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सिलेबस की PDF मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूं।
तो बेटा जो ग्रुप बना हुआ था C1 September 25 का, मैंने उसी के अंदर फिर शेयर कर दिए। जो सिलेबस अभी आप देख रहे हो ये 2022 में आया था। 2022 में जब ये सिलेबस आया तो इसमें से एक चैप्टर इन्होंने हटाकर FER 1 में ले गए थे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है। ओल्ड स्कीम में एक चैप्टर था IS 8। ठीक है, अब ये FER 1 में चला गया। बाकी एग्जिस्टिंग सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एग्जाम में 25 से 35 मार्क्स तक के लिए पूछा जाएगा। दूसरा एरिया अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, इसे एग्जाम में 25 से 35 मार्क्स तक के लिए पूछा जाएगा। तीसरा एरिया एथिक्स एंड अदर एरिया ऑफ नॉन करंट एसेट, 35 से 45। अब बेटा इसे पढ़ने के लिए मुख्तलिफ चैप्टर शामिल किए गए। मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता हुआ चलता हूँ, टीचर की एलोकेशन भी बता देता हूँ, और साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि इन चैप्टर की हमारे सिलेबस में क्या अहमियत है। सबसे पहले आ रहा है फाइनल अकाउंट्स। इसके आगे नाम आप लिखें सर अबील अहमद का। फाइनल अकाउंट आपने FER 1 में भी पढ़े थे, ठीक है सर। लेकिन वहां पर फाइनल अकाउंट का प्रॉपर सवाल कोई आता नहीं है पेपर में। मतलब वहां पे ये नहीं आता कि आप फाइनल अकाउंट बना के दिखाओ। बहुत होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स आपसे मांगता था, लेकिन यहाँ पर फाइनल अकाउंट पूरा पूरा सिलेबस में शामिल है। यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट के सवाल आते हैं वो IFRS की एडजस्टमेंट भी डालता है, और साथ साथ पाकिस्तान के जो कंपनी लॉ है उसमें एक 4th शेड्यूल दिया हुआ है। 4th शेड्यूल के अंदर कुछ स्पेशल डिस्क्लोजर हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कौन कौन से डिस्क्लोजर दिए जाते हैं फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, वो भी आपको पढ़ने हैं। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में नहीं आता, हर 3 अटेम्प्ट में एक आध बार आता है, और इस बार फाइनल अकाउंट का अलग से कोई सवाल नहीं आया। आ जाइए हमारा सेकंड चैप्टर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे पढ़ने के लिए 3 अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड इन्वॉल्व होंगे। इसमें IFRS 3 भी है, IFRS 10 भी है, और IAS 28 भी है। ठीक है सर, नमस्कार बेटा। ये सारे चैप्टर IAS इसमें इन्वॉल्व हैं। तो चैप्टर बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसके आगे नाम आप मेरा लिखो, ना सिर्फ मेरा नाम लिखो बल्कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, इसके आगे ये भी लिखो कंपलसरी। मैंने आज तक ऐसा पेपर ICAP को बनाते हुए देखा ही नहीं है जिसमें फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ना डाला गया कंसोलिडेशन की शक्ल में। ये भी फाइनल अकाउंट है, बस फर्क क्या है सर। अबील आपको सिखाएंगे एक सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, लेकिन इसी का जो दूसरा एडवांसमेंट है कंसोलिडेट, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुप ऑफ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। एक से ज्यादा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मिलाकर बनाई जाए तो ये काम मिलाकर कैसे होता है। पहली बात, सामाजिक मिलाने की जरूरत क्या है। आपने लॉ पढ़ते वक्त 2 नाम लाजमी सुने होंगे, एक पेरेंट कंपनी और दूसरा सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट कंपनी किसी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो किसी और कंपनी को कंट्रोल कर रही हो। कंट्रोल करने के लिए मेरे पास मेजोरिटी वोटिंग पावर, मेजोरिटी शेयर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी के 80% शेयर्स मैं खरीद लूं तो 80% वोटिंग पावर बेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, मैं आपको कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गया। अब इस कंपनी में वही होगा जो मैं कहता हूं। बाकी 20% शेयर भी किसी के पास हैं, लेकिन वो शोर मचा सकता है, अपनी बात को मनवा नहीं सकता। अब क्योंकि मैं आपकी कंपनी को कंट्रोल कर सकता हूं,
तो मैं आपका पेरेंट बन गया, पेरेंट कंपनी। और जिस कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाए उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। आप मेरी सब्सिडरी कंपनी बन गए। अब ये जो पेरेंट और सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, इनके रिलेशनशिप के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड बने हुए। मैं एक अलग कंपनी हूं, आप एक अलग कंपनी हो। फर्क क्या है? बस हम दोनों आपस में पेरेंट सब्सिडरी है। आपका अपना बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है। हर साल मैं अपने फाइनल अकाउंट अलग बनाता हूं, आप अपने फाइनल अकाउंट अलग बनाते हो। लेकिन लेकिन समझने की कोशिश करना, टीएसए एक अलग बिजनेस है, तबानी कॉलेज एक अलग है, लेकिन इन दोनों में कॉमन बात है, सर शरीफ तबानी। दोनों के जो रियल ओनर है वो सर तबानी है। अगर मैं उनको बताऊं तो ये टीएसए का सौसी है, ये टीएसए की बैलेंस शीट है, ये तबानी कॉलेज का प्रॉफिट एंड लॉस है, तबानी कॉलेज की बैलेंस शीट है। वो कहते हैं ठीक है, मैंने इंडिविजुअली तो देख लिया, अब मैं इनको कंबाइन देखना चाहता हूँ, इनको मिला के बनाओ। जब किसी दो बिजनेस के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलाकर बनाओ, उन्हें कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब भाई साहब मुश्किल क्या है? दो बैलेंस शीटें होंगी, मिला देंगे। दो सौसी होंगी, मिला देंगे। लो भाई, बन गए कंसोलिडेटेड अकाउंट। इतना आसान थोड़ी है बेटा। ये चैप्टर पूरा एडजस्टमेंट का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? एडजस्टमेंट का चैप्टर है। ठीक है। अब समझने की छोटी छोटी सी कोशिशें करना। ये बहुत अर्ली है जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। टीएसए ने ये पेन खरीदा, टीएसए ने पेन खरीदा, प्रॉफिट रख के तबानी कॉलेज को बेच दिया। तबानी कॉलेज ने ये पेन टीएसए से खरीदा, उसने प्रॉफिट रखकर अपने कस्टमर को बेच दिया। अब समझने की कोशिश करो। ये पेन टीएसए ने तबानी कॉलेज को बेचा, ये पेन टीएसए की सेल में पड़ा हुआ है। यही पेन तबानी कॉलेज ने किसी को बेचा है, यही पेन तबानी कॉलेज की सेल में पड़ा हुआ है। अगर मैं दोनों की सेल मिलाता हूं, मेरी सेल प्लस तुम्हारी सेल, तो इस पेन की सेल कितनी बार काउंट हो गई? दो बार काउंट हो गई। जबकि शरीफ तबानी साहब क्या बोलेंगे? मैंने तो एक बार बेचा है। यही पेन टीएसए ने खरीदा, ये टीएसए की परचेज में पड़ा हुआ है। यही पेन तुमने टीएसए से खरीदा, ये तुम्हारी परचेज में भी पड़ा हुआ है। अगर दोनों की परचेज मिला दूं तो ये पेन कितनी बार परचेज हो गया? दो बार परचेज हो गया। बात बदल के टीएसए कह रहा है मैंने तबानी कॉलेज से 100 रुपए लेने, तबानी कॉलेज भी कह रहा है हाँ हाँ मैंने 100 रुपए देने। टीएसए के पास पड़ा हुआ है रिसीवेबल, आपके पास पड़ा हुआ है पेबल। जब दोनों की बैलेंस शीट मिलाऊंगा ना, आपस का रिसीवेबल आपस का पेबल हटाना पड़ेगा। तो क्यों हटाना पड़ेगा? मैं तबानी की बोलूँ, तबानी साहब टीएसए ने 100 रुपए लेने तबानी कॉलेज से। बोला अच्छी बात है। फिर हमने कहा तबानी कॉलेज ने 100 रुपए देने टीएसए के। बोला क्यों मजाक कर रहा हो यार, टीएसए भी मेरा है, तबानी कॉलेज भी मेरा है। तो मेरी एक पॉकेट से 100 रुपए निकालोगे, मेरी दूसरी पॉकेट में रख दोगे, ये कौन ये कौन सा पेज है? तो बेटा जब बनती है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है, गलत चीजें शामिल ना हो जाए। ये चैप्टर पहले सीए फाइनल में था, वहां पर कंसोलिडेशन के 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। लेकिन आईकेप ने अब इसको दो जगह ब्रेक कर दिया है। बोला इसका जो बेसिक है वो कैफ में डाल दो, इसकी थोड़ी एडवांसमेंट फाइनल में डाल दो। ये वो बेसिक इतना बेसिक नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर बेटा हमारे पास अगला एरिया आ रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर 5 चैप्टर शामिल है। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट, IAS 41 एग्रीकल्चर, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और IFRS 16 लीजेस। इसमें जो पहले दो चैप्टर है इंटेंजिबल एसेट और वेबसाइट कॉस्ट, इनके आगे तो नाम आप मेरा लिखिए। इसी तरह से अगला चैप्टर दो जो है एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनके आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिखें। और
ये जो हमारा लास्ट चैप्टर दिया हुआ है लीजिस के नाम से, इसके आगे नाम आप मेरा लिखिए। चलिए दोस्त, अब जरा थोड़ा सा को समझ ले बेटा, क्या है ये IS-38 इंटेंजिबल है। इस बार जो पेपर आया है इसमें सबसे पहला सवाल IS-38, रिक्वायरमेंट वो थी जो आपकी जानी पहचानी है। आपकी रिक्वायरमेंट आई थी PPE का नोट बनाओ, ये आया था FAR 1 में, और FAR 2 में आया है इंटेंजिबल का नोट बनाओ। सेम फॉर्मेट है, एसिड जरा अलग किस्म के होते हैं। वहां पर होता है मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, यहाँ पर होता है गुडविल, यहाँ पर होता है लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, इस किस्म की चीजें यहाँ पर होती है बेटा। IS-38 हमें इंटेंजिबल एसिड्स की अकाउंटिंग सिखाता है। इनको कहते हैं इंटेंजिबल एसिड्स। ठीक है सर, आवाज आई मुझे? सर जो नजर ना आते हो, टच ना कर सके, भूल जाओ इन बातों को। जब ये स्टैंडर्ड पढ़ोगे समझ में अगर आ गया, ये भी शर्त है, ठीक है, तो चीज आपकी नजरों के सामने हो, आप उसको टच करोगे, टच, और बोलोगे ये इंटेंजिबल एसिड। ज्यादा अनूनी बातें नहीं कर रहा। इंटेंजिबल की अच्छी एग्जाम्पल लाइसेंस, मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंस होते हैं। ठीक है सर, लाइसेंस कहते हैं परमिशन को। लाइसेंस किसी पेपर पे दिया जाता है, परमिशन। लाइसेंस नजर भी आता है, टच भी कर सकता हूँ, और क्या बोलूंगा, तो इंटेंजिबल एसेट। इस स्टैंडर्ड ने इंटेंजिबल की एक अजीबो गरीब डेफिनेशन दी है। ये कहता है इंटेंजिबल एसिड वो होते हैं जो आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। हमारे जहन में क्या आता है, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, नहीं, वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्टैंडर्ड में विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब समझना पड़ेगा ये सब्सटेंस क्या चीज है। ये बहरहाल जब IS पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसी IS-38 का एक रिश्तेदार और है, इसको हम कहते हैं SIC-32 वेबसाइट कॉस्ट। वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये तो कोई आज के दौर में नई बात नहीं। ICAP की भी वेबसाइट है, TSA की भी वेबसाइट है। कंपनी वेबसाइट बनाती हैं। सवाल जहन में आता है, ये जो वेबसाइट नाम की चीज बनाते हैं इसकी नेचर क्या है? जवाब मिला, वेबसाइट इज ऑल्सो अ इंटेंजिबल एसेट। ये भी इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन फिर एक और सवाल ध्यान में आता है, अगर वेबसाइट हम बनाते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन वेबसाइट? इसकी कॉस्ट कैसे निकाल? कि मैं कहता ना, कॉस्ट को निकालना बच्चों का खेल नहीं है, वो आप जगह जगह अप्लाई कर सकते हो सेंटेंस। इस SIC-32 ने हमें बताया वेबसाइट बनाने के कुछ स्टेजेस होते हैं। कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं, उस दौरान जो कॉस्ट लगती है वो हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। और कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं कि अगर उसमें हमारा रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर जाए तो उस वक्त लगने वाली कॉस्ट हम कैपिटलाइज कर देते हैं। ये वेबसाइट कॉस्ट का स्टैंडर्ड इन्होंने ऑटम 19 से सिलेबस में शामिल किया, और अब तक पेपर में 3 बार इसका सवाल आ चुका है। फिर बेटा IS-41 एग्रीकल्चर, सर अबील का है, वही बता देंगे क्या चीज है। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो भी आपको सर अबील बता देंगे। फिर हमारा IFRS 16 है, लीजेस, बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, और इस बार भी पेपर में इसका क्वेश्चन आया है, पिछली 4-5 अटेम्प्ट से कंसेक्यूटिव आ रहा है। लीजेस है क्या चीज? लीज कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। जब ये आप ये टॉपिक पढ़ोगे, इसमें लीज की डेफिनेशन पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी अपना एसेट किसी दूसरी पार्टी को यूज करने का राइट दे देती है। गाड़ी मेरी, इस्तेमाल आप कर लो, मशीन मेरी, इस्तेमाल आप कर लो। और इस्तेमाल करने के लिए जब कोई चीज आपको दूंगा, हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया गया है? लीजिस। अब यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई। एक वो पार्टी जो अपना एसिड इस्तेमाल करने के लिए दे रही है, और एक और पार्टी जो एसिड इस्तेमाल करने के लिए ले रही है। जिसको एसिड इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो,
वो कहलाता है लेसी, और जो इस्तेमाल करने देता है वो कहलाता है लेसर। मैं अपना एसेट आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, मैं बन गया लेसर। जब मैं ये एसेट आपको इस्तेमाल करने के लिए दूंगा, मैं अपनी अकाउंटिंग कैसे करूं? आप ये एसेट मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करके इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हो, आपकी अकाउंटिंग कैसे करूं? लेसी। तो इसमें मेन काम क्या है? लेसर की अकाउंटिंग कैसे होती है और लेसी की अकाउंटिंग कैसे होती है। जब बेटा ये 5 चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपके 25 से 35 मार्क्स की तैयारी और हो जाएगी। फिर हमारा आखिरी एरिया है, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं। पहले टीचर के नाम एलोकेट कर लो। पहला चैप्टर आ रहा है एथिक्स, इसके आगे तो नाम आप मेरा लिखो। फिर एक और चैप्टर आ रहा है IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, नाम आप सर अभील का लिखें। फिर आ रहा है IAS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, नाम आप मेरा लिखें। IAS 12 इनकम टैक्सेस, सर अबील अहमद। IAS 21 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, नाम आप सर अबील का लिखें। IAS 37 प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, नाम आप मेरा लिखिए। IFRIC 1 change in existing, decommissioning, restoration and similar liabilities, नाम आप मेरा लिखिए। और लास्ट आ रहा है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, नाम इस पे भी आप मेरा लिखिए। चलिए बेटा जी, अब इसमें पहला आ रहा है एथिक्स। इस बार जो पेपर आया है उसमें भी एथिक्स का क्वेश्चन आया है। अब यहाँ सवाल ध्यान में आता है सर माजिद, हम तो बनने आए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि हमें एथिक्स नाम की चीज क्यों पढ़ाई जा रही है, वो भी एथिक्स, वो भी पाकिस्तानियों को। ठीक है, जिनका अखलाकियात से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, अल्लाह हमारी कौम पे रहम करे और हम दोबारा एथिक्स पर आ जाए। लेकिन बहरहाल, ट्रैफिक चलाओ, एथिक्स नजर नहीं आते। रोड पे चलो, एथिक्स नजर नहीं आते। लोगों ने दुकानें बाहर निकाली हुई हैं, फुटपाथों पे कब्जे किए हुए, फुटपाथों पे चाय के होटल बने हुए। ठीक है ना, मतलब एथिक्स नाम की, और समझाने जाओ क्या बोलेंगे? आप ही गलत हो। इसी तरह से बेटा आईकेब ये कहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपकी इखलाकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नहीं। हमारी वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे प्रोफेशन से रिलेट करती है वो बढ़ जाती है। आपने अभी सीए में कोई खास कारनामा नहीं करा है, बहुत हुआ है पीआरसी निकाला है, बहुत हुआ है कैफ के कुछ पेपर निकाल लिए होंगे या दिए होंगे, लेकिन आप सब कुछ जताते क्या हो? मैं सीए कर रहा हूँ, मैं सीए कर रहा हूँ। और जब किसी को बोलते होंगे जो समझता है सीए क्या होता है, वो आपको हैरत से देखता होगा, यार बहुत ही पढ़ने वाला लग रहा है। ये बेसिकली आईकेप की गुडविल है जो आप इंजॉय कर रहे हो। आईकेप की गुडविल है। आईकेप कहता है, मेंबर बनने के बाद तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमारी गुडविल को डैमेज करने का। मेंबर बनने के बाद ऐसी प्रैक्टिस शुरू मत कर देना, कोई ऐसे काम करने मन लग जाना कि लोग हैरत से बोलें, देखो ये है आईकेप का मेंबर, गलत कामों में इन्वॉल्व है। पहली एग्जांपल, सीए क्वालिफाई आपने कर लिया, आज जॉब के पहले इंटरव्यू पे आप गए। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि देखो भाई, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा इंटरव्यू में आप सीए क्वालिफाइड हो, कि आपको फाइनल अकाउंट बनाने आते हैं, आपको टैक्स का काम आता है, तब आपको आता ही होगा तभी आपने सीए क्वालिफाई करा है। फिर उसने एक सवाल पूछा, 10 लोग जॉब के लिए आए हुए, 10 के 10 सीए क्वालिफाइड, ये जॉब आपको क्यों दी?
आपने कहा था आप बता दें आप क्या चाहते हैं। आपने कहा अगर ये जॉब आपको दूं अगर, तो ये बताओ, अगर किसी साल कंपनी का प्रॉफिट कम आए और आपसे रिक्वेस्ट की जाए प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर दें, आप कर देंगे? आपने कहा सर अनएथिकल है। आपने कहा यार अगर हम लोग टैक्स कम देना चाहें और आपको बोलें ना कोई टैक्स फ्रॉड करो गवर्नमेंट के साथ और कंपनी का टैक्स बचाओ, कर लोगे? आपने कहा अनएथिकल है। उसने कहा जब तुम कंपनी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, ये जॉब कंपनी तुम्हें क्यों दे? हम किसी और से बात कर लेते। आपने ऐसे ही बोला चलो मैं तैयार हूँ। आपने जॉब ज्वाइन कर ली। कभी प्रॉफिट ज्यादा आता है वो आपको बोलते हैं कम कर दो, आप कम कर देते हो। कभी प्रॉफिट कम आता है, मैनेजमेंट कहती है बढ़ा दो, आप बढ़ा देते हो। मान लो बात आई कैप तक पहुंच गई। आई कैप ने पूछा क्या कर रहा हो ये? आपने कहा जॉब कर रहा हूँ। आपने कहा जॉब ये होती है? आप बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FA1 पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद ये है फेथफुली रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। ये ट्रू एंड फेयर व्यू तो नहीं हो रहा। मैंने कहा यार इतनी मेहनत से सीए क्वालिफाई करा है, पैसे नहीं कमाऊं? आईकेप क्या बोलेगा, ये कौन सा तरीका है पैसे कमाने का? तुम शेयर होल्डर को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो जानबूझ के, ये तो फ्रॉड में आता है। चलो अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते ना, जाती हैसियत में कुछ भी करो हमें क्या फर्क पड़ता है, कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आईकेप के मेंबर हो। जब ये बात फैलेगी तो लोग क्या बोलेंगे, देखो आजकल किस किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं, फ्रॉड करने में इन्वॉल्व है। अपना नाम भी खराब करोगे, आईकेप का नाम भी खराब करोगे। चलो दूसरी एग्जाम्पल बनाते हैं। आपने सीए क्वालिफाई कर लिया, अपनी ऑडिट फर्म खोल के बैठ गए। आज पहला क्लाइंट आया, आगे कह रहा है सर मैं आपसे ऑडिट करवाना चाह रहा हूँ। आपने कहा कौन सा वाला ऑडिट? क्लाइंट ने हैरत से कहा अच्छा ऑडिट की भी टाइप होती है? आपने कहा हाँ। एक होता है लीगल ऑडिट, 2 लाख फीस है, मेरी टीम आएगी, सारी चीजों को एग्जामिन करेगी, हर चीज की इंक्वायरी होगी, फिर आपको रिपोर्ट मिलेगी। मैंने कहा एक ऑडिट और है, उसकी फीस है 5 लाख, उसमें हम कुछ भी चेक नहीं करते, यहीं बैठे बैठे जो बोलोगे रिपोर्ट बना के दे दो। मान लो क्लाइंट भी 2 नंबर था, उसने कहा ठीक है भाई मैं तैयार हूँ, 5 लाख ले लो, रिपोर्ट हाथ के हाथ दे दो। उसने 5 लाख रुपए दिए, आपने उसकी मतलब की रिपोर्ट बना के दे दी इलीगल तरीके से। क्लाइंट आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, जब आपके कमरे से बाहर निकलेगा मतलब दिल में क्या सोचता हुआ जाएगा, देखो आजकल ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं 5-5 लाख रुपए के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। बात आईकेप तक पहुंची, आईकेप ने बोला क्या कर रहा हो यार ये? हमने कहा पैसे कमा रहा हूँ। आईकेप कह रहा है पैसे ये कैसे कमा रहा हो, और वो भी आईकेप के मेंबर होने की वजह से? तुम ऑडिटर क्यों बने, क्योंकि तुम आईकेप के मेंबर हो। तुम गलत काम कर रहे हो, बदनामी अपनी भी कर रहे हो, आईकेप की भी कर रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता आईकेप की बदनामी करने का। तुम अनएथिकल काम नहीं करो। तो आईकेप ने क्या बोला, भाईजान एथिक्स हैं उन्हें फॉलो करो। 5 एथिक्स हैं, 5 एथिक्स जिन्हें आपने जिंदगी भर फॉलो करना है मेंबर बनने के बाद। नंबर 1, सर ऑनेस्टी, जो काम करो ईमानदारी से करो। सुनने में कितना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कॉन्फिडेंशियलिटी, काम के दौरान जितनी इंफॉर्मेशन मिले किसी को मत बताओ, चीजों को अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखो। तीसरा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, जो काम भी करो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ करो। वादा करो जिंदगी भर पढ़ना बंद नहीं करोगे। सीए क्वालिफाई करने के बाद जो नए नए कानून आएंगे सब पढ़ोगे, नए नए IFRS सब पढ़ोगे, ताकि अच्छी तरीके से काम कर सको। आउटडेटेड मत हो जाना, ऑब्सिलीट मत हो जाना। इस किस्म के 5 एथिक्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सुन के आपको हैरत होगी, आईकेएफ के कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है ये एथिक्स सिर्फ क्वालिफाइड मेंबर के लिए नहीं है, ये एथिक्स स्टूडेंट मेंबर के लिए भी, आपके लिए भी। पर हमारे लिए क्यों है? क्यों? स्टूडेंट तो आईकेएफ के ही हो ना। आज समझने की कोशिश करो। कोई साहब है, मुसलमान है, इस तरह बोलते हैं या जिंदगी भर गुनाह करूंगा, अल्लाह ना करे जिंदगी भर गुनाह करूंगा, बुढ़ापे पे जब आया बुढ़ापा उस वक्त तक जिया, तौबा करके सच्चा वाला मुसलमान बन जाऊं। सही है गलत है? गलत है ना। आप भी इस तरह बोलो, अगर अभी तो मैं स्टूडेंट,
गलत काम करता हूं तो करने दो, झूठ बोलने दो, इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन फैलाने दो, करने दो मुझे गलत काम। जिस दिन क्वालिफाई करूंगा उस दिन अच्छा वाला मेंबर बन जाऊंगा। आप स्टूडेंट भी तो आई कैप के ही हो ना, तो ये एथिक्स आपको भी फॉलो करने हैं भाईजान। कैसा कर लेंगे? जब एथिक्स फॉलो करने जाते हैं, रास्ते में आते हैं थ्रेट्स, रुकावटें, बहुत सारे थ्रेट आते हैं, 5 सिलेबस में है। क्या है वो 5 थ्रेट, उनसे कैसे बचोगे? चलो, पहला थ्रेट ऐसे बता रहा हूँ, फेमिलियरिटी थ्रेट। काम के दौरान जान पहचान वाले लोग ने कहलाते हैं, क्या करोगे उस वक्त? एग्जाम्पल बनाते हैं, किसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, सीए क्वालिफाइड हो, अपनी फर्म है, क्लाइंट को बताया भाईजान बहुत मसले हैं तुम्हारे पास, बहुत फ्रॉड पकड़ में आए, तुम्हारी रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ जाएगी। आज घर में बैठे हुए थे, अब्बू ने ऐसे ही पूछा, बेटा सुना है एबीसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हो आजकल? आपने कहा जी अब्बू। अब्बू ने कहा सुना है बहुत फ्रॉड पकड़े हैं वहां पे? आपने कहा जी अब्बू। सुना है रिपोर्ट उनके खिलाफ दोगे? आपने कहा ऐसा ही होना चाहिए। फिर आपने कहा अब्बू ये बातें आप क्यों पूछ रहे हो? अमूमन तो आप मेरे प्रोफेशनल मामला में कुछ भी नहीं बोलते। अब्बू ने कहा बेटा उस एबीसी कंपनी में एक डायरेक्टर हैं जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनके मुझ पर बहुत एहसान है। आज उनका फोन आया था, आपका बेटा हमारी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, धमकी देकर गया है, रिपोर्ट हमारी कंपनी के खिलाफ देगा। अब्बू ने कहा बेटा देखो, उन साहब के इतने एहसान मुझ पर है, कभी एहसान उतारने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिपोर्ट उनके खिलाफ मत दो। हमने कहा अब्बू देखिए मैं आईकैप का मेंबर हूँ, मुझे कुछ एथिक्स फॉलो करने होते हैं, मैं अपना काम ऑनेस्टी से करता हूँ। अब्बू ने कहा बस यहीं रुक जाओ, आईकैप के मेंबर आप हो, मैं नहीं। मैं तुम्हें एक बात कह के जा रहा हूँ, अगर रिपोर्ट मेरे दोस्त के खिलाफ गई और उसने मुझसे नाराजगी जाहिर कर दी, कल से इस घर में नजर नहीं आना और जिंदगी भर मुझसे बात मत करना। मान लो यही केस स्टडी पेपर में आ गया, अगर पेपर पास करना है पता है क्या लिखना? अब्बू को नहीं सुनना, अब्बू बात बंद करते हैं तो करने दो, घर से निकालते हैं तो निकालने दो, अपनी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज मत करना, पेपर निकल जाएगा। लेकिन पट्टे के बात कर लो, इसमें हिम्मत है। सोच के डर लगता है अब्बू घर से निकाल दें, कि आप कितने सेल्फ डिपेंडेंट हो। सोच के डर लगता है अब्बू जिंदगी भर बातचीत ना करें, इस डर के मारे आप कॉम्प्रोमाइज कर गए। तो चलो यार अब्बू की खाते में ख्याल कर लेते, बस आई के बोलता है यही तो नहीं करना था। पता है कोर्ट ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं? जब तुम्हें लगे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, रिजाइन फ्रॉम द जॉब, तुम उस काम को रिजाइन कर दो, मत करो गलत काम, किसी भी थ्रेट का शिकार मत हो। तो 5 एथिक्स हैं, 5 थ्रेट हैं। ये केस स्टडी का छोटा सा सवाल आता है, अमूमन 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, जो आपको सॉल्व करना हो। फिर बेटा मेरा एक और चैप्टर है आगे, IS-10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, IS-10 का आजकल अलग से सवाल कोई भी नहीं आता, इसको मिला दिया जाता है IS-37 के साथ। IS-37 जिसका नाम है प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। वक्त के साथ पता नहीं क्यों IS-37 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट होता चला जा रहा है। 2014 से लेकर अब तक सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसी गुजरी है जिसमें IS-37 का सवाल नहीं आया, और अच्छी वेटेज का आ रहा है। इस बार भी इसका फैकल्टी पे नहीं हूँ, 18 मार्क्स का सवाल आया। ठीक है सर, ये जो स्टैंडर्ड है ना हमारे IS-10 और 37, ये है तो थ्योरी बेस्ड सवाल, इनके केस स्टडी में आते हैं। ये IS थोड़ा बहुत मैंने आपको 37 FA1 में भी पढ़ाया था। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन होती है, प्रेजेंट वैल्यू पे होती है, याद आया कुछ? एंट्री बनाई थी, प्लान डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ये IS-37 हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोविजन करना सिखाता है। प्रोविजन कि कब प्रोविजन को, प्रोविजन कहते हैं लाइबिलिटी को, कब लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कब लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा नाम है कंटीजेंट लाइबिलिटी। इनके बारे में ये सिखाता है कब कंटीजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर जाना चाहिए और कब इनका डिस्क्लोजर नहीं जाना चाहिए। फिर आ रहा है कंटीजेंट एसेट्स, कब इनका डिस्क्लोजर जाता है कब नहीं जाता।
इसके सवाल कैसे हो, जैसे इस बार कैसा सवाल आया, और पहली बार नहीं आया, 10 बार पहले भी आ चुका है। अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ वर्कर हमारे इंजर्ड हो गए, वो कंपनी से कुछ कंपनसेशन चाह रहे हैं कि कंपनी उन्हें कुछ कंपनसेशन दे। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। अब हमारी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। अगर ये केसेस हम हार गए, अगर, तो हमें इनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अगर हार गए, ये बनेगी हमारी लाइबिलिटी। हो सकता है ये पैसे देने पड़े, हो सकता है ये पैसे ना देने पड़े। क्या इस किस्म की लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लिया जाए या ना किया जाए? क्या ऐसी लाइबिलिटी की प्रोविजन करें या ना करें? जब ये आप IS-37 पढ़ोगे तो प्रोविजन की एक अजीब सी डेफिनेशन है। उसमें लिखा हुआ है, प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी को कहा जाता है जिसकी टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी होती है। क्या होता है बेटा? टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी होती है। नॉर्मली लाइबिलिटी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नॉर्मली आप लोग जिन लाइबिलिटी के साथ डील करते हो, उनकी अमाउंट और टाइमिंग में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। जैसे किसी बैंक से लोन लिया, पहले बैंक पूछेगा कितने पैसे लोगे और कब तक उतार दोगे। अमाउंट भी सर्टेन है, टाइमिंग भी सर्टेन है। चलो सर जी, आपने किसी से उधार पे सामान लिया, अकाउंट पेबल, उधार देने वाला कह रहा है कितना सामान उधार पे चाहिए, आपने कहा 15 लाख का, कब तक पैसे दे दोगे, आपने कहा 30 दिन में। टाइम भी सर्टेन है, अमाउंट भी सर्टेन है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं। तो सर ये कौन सी लाइबिलिटी निकाल के बैठा हुआ है कुछ ऐसी स्पेशल लाइबिलिटी जिनकी टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी होती है, उनकी कभी हम प्रोविजन करते हैं, कभी नहीं करते। कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये हमें IS-37 सिखाता है। इसी के अंदर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, प्रोविजन की जाती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की। याद होगा आपको, जब डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन करते हैं तो बताया था प्रेजेंट वैल्यू पे करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है R × 1 + I - N। इससे नॉर्मली डिस्काउंटिंग हो जाती है, प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। ये भी तो हो सकता है आगे जाकर आर बदल जाए, आई बदल जाए, या एन बदल जाए। अगर इनमें से कोई भी चीज बदल गई, मेरी प्रेजेंट वैल्यू बदल जाएगी, और मेरी प्रेजेंट वैल्यू बदल गई तो मेरी प्रोविजन का अमाउंट बदल जाएगा। अगर आर बदल जाए, आई बदल जाए, एन बदल जाए, इन चेंजेस की अकाउंटिंग मैं कैसे करूं? सिलेबस में अगला चैप्टर आ गया, इफ्रिक 1, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी। ये हमें सिखाता है कि प्रोविजन में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस की अकाउंटिंग कैसे करोगे। फिर बेटा फाइनली हमारा आखिरी चैप्टर IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। एक बार ये चैप्टर छिड़ जाए, बंद होने का नाम नहीं लेगा। नई डेवलपमेंट है। देखो IFRS अब तक जो आखिरी आया है वो आया है IFRS 18, और 16 और 15 आपके सिलेबस। 15 भी है रेवेन्यू, ये भी लेटेस्ट है। 16 ऊपर दिया हुआ लीजेस, वो भी लेटेस्ट है। ये जो 15 है ना, इसके लिए उल्टा बता रहा हूँ, ये FAR 1 से FAR 2 में शिफ्ट हुआ है 2022। ये पहले FAR 1 में था। ये भी FAR 1 में था ना, स्टडी टेक्स्ट में सिर्फ 11 पेज का चैप्टर था, थोड़ा सा। अब जब ये FAR 2 में आया है ना, क्या 70 पेज का चैप्टर। ठीक है सर, बड़ा चैप्टर। तो माजिद क्या सिखाता है? ये हमें रेवेन्यू की अकाउंटिंग सिखाता है। रेवेन्यू, ये नहीं सिखाता इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड, डिक्रीज विल बी डेबिटेड, ये नहीं सिखाता। ये हमें ये सिखाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड करना भी है या नहीं करना। रिकॉग्निशन सिखाता है। कोई ट्रांजेक्शन हुई है, क्या वो वक्त आ गया है कि इस ट्रांजेक्शन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जाए, या वो वक्त अभी नहीं आया।
दूसरा, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हो, अगर कर रहा हो, ओवर टाइम पे करें या पॉइंट इन टाइम पे करें, दो वर्ड ऐसे कहें। कुछ रेवेन्यू ऐसे होते हैं जो पॉइंट इन टाइम पर रिकॉर्ड होते हैं, और कुछ रेवेन्यू ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े करके रिकॉर्ड होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ये आपको बताएगा। पेपर में इसके छोटे छोटे से सिनेरियो आते हैं। अपने को सवाल आएगा ना, मान लो 10 मार्क्स का सवाल है, उसने 9 मार्क्स का, इस बार 9 मार्क्स का आया था, तो आपको तीन उसने केस बना दिए, तीन तीन चार चार लाइन के, 3 मार्क्स का एक केस स्टडी और केस स्टडी। हर केस नॉर्मली इंडिपेंडेंट होता है, और आपको आईएएस के मुताबिक बताना होता है कि इन ट्रांजेक्शन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करें, कैसे करें। ये बेटा हमारा सिलेबस है, जिसकी हमें तैयारी करनी है अगले कुछ महीनों के अंदर। शुरू हम करेंगे IFRS 16 लीज से, जो एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें पेपर में एंट्रीज पूछी जाती है, लेसर की एंट्री बनाओ, लेसी की एंट्री बनाओ। डिस्क्लोजर पूछे जाते हैं, लेसर के डिस्क्लोजर बनाओ, लेसी के डिस्क्लोजर बनाओ। इसके अंदर आपके पास कुछ फिगर कंप्यूट करवाई जाती है, और मजे की बात, इसमें कुछ जरूरत से ज्यादा हमारा क्यूटी का फाइनेंस वाला चैप्टर इन्वॉल्व। वो सर मजे, इसमें हर सवाल में प्रेजेंट वैल्यू पे खेलना पड़ेगा। कभी ऑर्डिनरी एन्युटी, कभी एन्युटी ड्यू, कभी डिस्काउंटिंग, कभी कंपाउंडिंग। ये सब काम इसमें हमें करना पड़ेगा। कभी गैप एन्युटी, नाम नहीं पता आपको क्या चीज होती है, दिखाऊंगा। कभी गैप एन्युटी, ये भी कोई चीज होती है। ये सब पेपर में आता है। तो बड़ा लीज हम शुरू करने जा रहे हैं, लीजेस, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के दरमियान। जो बड़ा सर अबील के चैप्टर है, मैंने उस बारे में कोई बात भी नहीं करी है। जब वो क्लास शुरू करेंगे एक आध दिन में, तो आपको अपने चैप्टर के बारे में कुछ समझा। अब FA2 के बारे में अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला भाई पेपर कैसा हुआ आपका? FA1 कैसा हुआ? हाँ आगे भाई कैसा? नाम अलग क्यों है? भाई का सवाल है, सर ये IAS, IFRS, इफ्रिक, SIC, सर ये नाम अलग अलग क्यों है? हालांकि है सब अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, ये नाम अलग अलग क्यों है? चलो आज पहली क्लास से, आज पे नहीं बात छेड़ना, अगली क्लास में आते इस पे बात करेंगे, ताकि और बच्चे भी और सबको ये बात समझा सकें। हाँ अब बताओ कैसा हुआ पेपर? उससे बात नहीं करती? अच्छा ही होने वाला था, तो क्या हो गया? क्या बोल सकता हूँ। ठीक है बेटा जी, कल तो शायद आपकी ऑफ है, या कल को एक क्लास। ठीक है बेटा, अगर परसों क्लास लगाते हैं तो इंशाल्लाह लीज से शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज। ये थ्योरी, लेकिन वो अकाउंटिंग है। केस स्टडी ऐसी होती है, प्रोविजन करें नहीं करें। अगर प्रोविजन करोगे तो एंट्री बनाओगे, एंट्री बनाओगे एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। हाँ इस टाइप।